बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरा जो टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन 1945। क्रिप्स का जो मिशन आया था 1942 में इंडिया में। तो उससे पहले हमने जो प्रीवियस टॉपिक जो है जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी वो था लाहौर रेजोल्यूशन 1940, जिसे हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब क्रिप्स मिशन 1942, named after Stafford Cripps, a lawyer, politician and member of British Parliament, although mission means a group। क्रिप्स मिशन जो इंडिया में आया था 1942 में, इसका जो नाम रखा गया था वो स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम से रखा गया था, वहाँ से लिया गया था, जो एक वकील भी थे, सियासतदान भी थे, और उसके अलावा जो है मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट भी थे। क्या बैकग्राउंड था, क्या ज़रूरत पड़ी ब्रिटिश इंडिया को कि वो जो है ब्रिटिश से जो है एक प्रपोज़ल, एक ग्रुप, एक मिशन भेज रहे थे। तो इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939 से लेके 1945 तक, ये कंटिन्यू रहा तकरीबन 5 साल। हार्ड टाइम फॉर ब्रिटिश to handle the situation, so it was decided to move proposals for Muslim League and Indian National Congress। अब वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ब्रिटिश के जो रिसोर्सेज थे, मेन पावर थी, इतनी डिवाइड हो चुकी थी कि वो बरतानिया जो है इंडियंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और आगे के किसी भी सरप्राइज़ या एडवेंचर के लिए वो उस लेवल पे तैयार नहीं थे। कहाँ लड़ते, अलायंस एक्सिस वाली जो लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2, वहाँ पे हिस्सा लेते या फिर यहाँ पे। तो उन्होंने इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए एक कैबिनेट मिशन जो है भेजा। स्टैफर्ड क्रिप्स उसको हेड कर रहे थे। अब उसमें क्या था, सिचुएशन को कंट्रोल करने वाली चीज़ें थी कुछ, चले उन पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। अब जब ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगा तो इंडिपेंडेंस वुड बी ग्रांटेड, आपको आज़ादी मिल जाएगी। ये एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी पॉइंट थी जो ट्रस्टवर्दी नहीं थी, किसी को ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट डेफिशिएंसी यहीं से बिल्डअप हो रही थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन असेंबली, एक असेंबली बनाएंगे जिसमें डिफेंस भी हम आपको देंगे, इंडियंस की रिप्रेजेंटेटिवशिप वो भी हम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बनाएंगे, ब्रिटिश इम्प्लीमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन, वो इम्प्लीमेंट भी करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी होगा। ब्रिटिश, अब तीसरे पे आते हैं, ब्रिटिश वुड अवॉइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अब बरतानिया जो है किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल मसले में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। चौथे पे आ जाते हैं, प्रोविंस वुड बी एबल टू रिजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रोविंशियल पावर इतनी बढ़ा दी जाएगी कि वो हमारे जो कानून है उनको वो रिजेक्ट भी कर सकता है। प्रोविंसेस वुड बी एबल टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस। अब ये बड़ी अहम जो है ना पॉइंट है कि प्रोविंसेस जो है वो अपना खुद मुख्तियार एक मकाम जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अब ये किसी भी पार्टी के लिए यूँ समझ लें कि एक्सेप्टेबल नहीं रहा, और ठीक भी था। छठा नंबर है सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अक़लियत है उनका तहफ़्फ़ुज़। तो सबसे पहले आते हैं कि इसका रिएक्शन क्या हुआ। सबसे पहले आप आएंगे, ये देखें कि कहाँ कहाँ से इनको रिजेक्शन मिला। रिजेक्टेड इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ प्रोविंसेस, जो मैंने आपको पॉइंट बताई कि खुद मुख्तियार जो सूबों का जो एक स्टेटस वो कह रहे थे, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दी प्रपोजल, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ऑल्सो रिजेक्टेड दी प्रपोजल, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुसलमानों ने भी रिजेक्ट कर दिया, और ये आइडिया तो मेनली इट वाज रिजेक्टेड। अब रिएक्शन में क्या हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया, एक तहरीक शुरू कर दी। और दूसरी साइड से क्विट इंडिया मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू कर दिया। ब्रिटिश के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गए, क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा। अब जैसे ही क्रिप्स मिशन वापस जा रहे थे 1945, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब 1944 से लेके 1945 तक सिचुएशन इस तरह से तब्दील हो गई, ब्रिटिश जीतता हुआ नज़र आ रहा था। इंडियंस की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही थी कि अब ये जीत जाएंगे तो जो चाहे यही करेंगे, और ब्रिटिशर्स ने यही किया, उनके जहन में यही था। और उन पे कुछ प्रेशर्स भी, एक र्यूमर्स हैं कि अमेरिका ने उनको कहा कि छोड़ दें कॉलोनी वगैरह, इस तरह से, या कुछ प्रेशर्स भी थे इंटरनेशनल।
और वो जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ना उनके जो है यूँ समझ लें कि उनकी इकोनॉमी बैठ गई थी। अब एक्सीजेंसी ऑफ टाइम, वक्त की ज़रूरत ये थी कि वो इंडिया छोड़ते, तो उन्होंने ये भी कहा था, नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू लीव इंडिया। अब किस तरह से इंडिया छोड़ेंगे वो एक अलग सवाल है, एक अलग मरहला है। चले नीचे आते हैं। गांधी रोट अ लेटर टू कायद आज़म, इनकी जो सिक्योरिटीज़ थी तो गांधी ने एक ख़त लिखा कायद आज़म को टू डिसाइड द फेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो मुस्तकबिल है वो तय करने के लिए। नवंबर 1945 इलेक्शंस, नवंबर 1945 की इलेक्शंस इंतखाबात, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 30 सीट्स थी इंडियंस के लिए, वन बाय मुस्लिम, सारी की सारी सेंटर में मरकज़ में जो सीट्स थी 30, वो क्या हुआ, मुसलमानों ने जीत ली। अब ये थी ट्रू रिप्रेजेंटेटिवशिप, ट्रू एंड रियल रिप्रेजेंटेटिवशिप ऑफ इंडिया। वो मुसलमानों ने लीड में आ गए। वो ब्रिटिश ने कहा ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मज़ा तो तब आएगा जब आप प्रोविंशियल लेवल पे जो है कुछ अचीव करेंगे। उसके बाद 1946 में इलेक्शंस हुए, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, 1937 में जो इलेक्शन हुए थे ये, अब यहाँ की इलेक्शन में मुसलमानों को जो है प्रोविंशियल लेवल पे 482 सीट्स दी गई थी 482, जिसमें से वो जीत पाए थे सिर्फ 108, 25% जीत पाए थे, बाकी सब जो है कांग्रेस ले गया। यहाँ पे मुसलमानों ने जो है इलेक्शंस में जो है ना वो साबित नहीं कर सके कि वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया। लेकिन 1946 जो आज का जहाँ पे जिस पे हमारा टॉपिक है, वहाँ पे जो इलेक्शंस हुई 1946 में, 1946 में मुस्लिम सीट्स थी 496। आउट ऑफ 496 सीट्स मुस्लिम्स वन 445, 496 में से 445 सीट्स जो है वो जीत गए, यानी कि 80%। अब यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे भी उन्होंने जो है अपनी लीडरशिप को साबित किया। इट वॉज दी ट्रू विक्ट्री, ट्रू रिप्रेजेंटेटिवशिप, वो प्रूव्ड हो गई। उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक, मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, आगे दोस्तों में भी शेयर कर दें। इसके साथ साथ इजाज़त चाहूँगा यूट्यूब चैनल शफकत जोखियों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।